हेलो एवरीवन, माय नेम इज धर्मेंद्र गौर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद धर्मेंद्र सर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारे मॉडल्स हमारे सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो इस वीडियो पर बने रहें, लगभग 1 घंटे की होने वाली है इसमें। लेकिन हम सारे के सारे जो मॉडल्स हैं उनको कवर करेंगे। ये सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि कैन पढ़ेंगे, कुड पढ़ेंगे, मे, माइट, शुड, मस्ट, वुड, वांट टू, हैव टू, हैज टू, यूज टू और नीड टू। इसको प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में किस तरीके से कहां कहां यूजेस होता है, सारा हम इस वीडियो में कवर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यूज है वो देखेंगे हम मे और कैन को। मे और कैन की हिंदी क्या होती है, मतलब सकता, सकती, ये सकते, ये हिंदी तो इनकी दोनों की सेम होती है, लेकिन यूजेस क्या है, अलग अलग है। चलिए देखते हैं कहां पर मे यूज करेंगे और कहां पर कैन यूज करेंगे। सबसे पहला जो यूज है वो कैन का देखेंगे कि पावर दिखाने के लिए, मीन शक्ति दिखाने के लिए, एबिलिटी मतलब योग्यता, और कैपेसिटी मतलब क्षमता दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। जैसे कि अब इसमें देखिए रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट लगाएंगे, कैन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये मेरी क्या है, एबिलिटी है, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप यह बक्सा उठा सकते हैं, तो यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इस तरीके से। वह ये सवाल हल कर सकता है, तो ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये सारी की सारी हमारी क्या है, एबिलिटी। और कैपेसिटी मतलब फिजिकल भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इसमें क्या है कि आपकी यहाँ पे क्या है, कैपेसिटी को शो कर रहा है। ठीक है, आप यह खुद कर सकते हैं, तो यू कैन डू दिस योरसेल्फ। अब देखिए कैन की जगह पे आप एबल टू और कांट मतलब नेगेटिव की जगह आप अनेबल टू का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि वह बिना चश्मे के पढ़ सकती है, तो सी कैन रीड विदाउट ग्लासेस, या फिर एबल टू का यूज करके भी मतलब हम सेंटेंस को बना सकते हैं, सी इज एबल टू रीड विदाउट ग्लासेस, इस तरीके से। मैं यह सवाल हल नहीं कर सकता हूं, तो आई कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन, या आई एम अनेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसलिए कैन और कैन की जगह पे आप एबल टू या कांट की जगह पे आप अनेबल टू का यूज करके भी आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। वह तैर सकता है, तो ही कैन स्विम। क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप कार चला सकते हैं, तो कैन यू ड्राइव कार। अब देखिए मे का यूज और देखेंगे हम फॉर्मल परमिशन के लिए। देखिए अब फॉर्मल परमिशन मतलब कि जहां पे ऑफिशियल प्लेस जहां होती, वहां हम जब किसी से परमिशन मांगते हैं वहां हमें यूज करना चाहिए मे, ना कि कैन। जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, जब आपने टीचर को या कहीं ऑफिशियल प्लेस पे आप जा रहे हैं तो आप मे यूज करेंगे, जैसे मे आई कम इन सर। ठीक है, माँ क्या मैं तैरने के लिए जा सकता हूं, तो मॉम मे आई गो फॉर स्विमिंग। जब भी आपसे कोई एज में बड़ा हो, आप जिसको रिस्पेक्ट देने की आवश्यकता है, या फिर ओहदे में पोजीशन में बड़ा हो, तब भी हम फॉर्मल प्लेस या फॉर्मल पर्सन से हम क्या बोलते हैं, मे का ही यूज करते हैं। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूं, तो मे आई सिट हियर। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, तो मे आई टेक योर पेन। आप अंदर आ सकते हैं, तो यू मे कम इन। देखिए अब कैन का यूज होता है इनफॉर्मल परमिशन, मतलब कि इनफॉर्मल मतलब कि जहां पे ऑफिशियल जगह ना हो, मतलब आपके घर में या दोस्त या भाई बहन से या आप, ठीक है, उस तरीके से अगर किसी से परमिशन मांगे तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप हर जगह में यूज करिए, ज्यादा बेटर लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है। कैन का थोड़ा सा रूड लगता है, अच्छा नहीं लगता अगर आप कहीं पे मतलब परमिशन मांगने के लिए अगर कैन यूज करते हैं तो। लेकिन ग्रामेटिकली गलत नहीं होता है, बट थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि यार किसी को मतलब अच्छा नॉलेज है या वो अच्छा सभ्य व्यक्ति है, तो वो हमेशा क्या यूज करेगा, परमिशन लेने के लिए क्या यूज करेगा, मे का यूज करेगा। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, कैन आई टेक योर पेन। अब हम यहाँ पे क्या ऑफिशियल प्लेस पे अगर ये शब्द बोलेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। किसी से आप ऑफिस में गए हो, कैन आई कम इन बोलेंगे, थोड़ा सा गलत रहेगा वो। ठीक है, आप जा सकते हैं, तो यू कैन गो। तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सिट हियर। आप उनसे नहीं मिल सकते हैं, तो यू कैन नॉट मीट हिम। आप यह पेन ले सकते हैं, तो यू कैन टेक दिस पेन। देखिए अब परमिशन लेते टाइम मतलब कि जब हम अनुमति किसी को लेते हैं या अनुमति किसी को देते हैं, तब मे और कैन में अंतर क्या होता है। अब देखिए कहां हम मे यूज करें परमिशन देते टाइम, कहां हम कैन यूज करें, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। ठीक है, देखिए समझते हैं हम। जैसे कि यू कैन पार्क योर कार हेयर, और यहां पर भी लिखा है यू मे पार्क योर कार हेयर। अब आप बोलेंगे सर कौन सा सेंटेंस सही है, मतलब कौन सा। तो अब देखिए इसमें प्रॉब्लम आपको समझनी पड़ेगी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब दोनों का मीनिंग में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि जब आप यू कैन मतलब कैन, जब हम परमिशन जब हम देते हैं किसी को और कैन लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को जिसको आप परमिशन दे रहे हैं उसको उस काम को करने का अधिकार है वहां पर। और जब आप मे यूज करते हैं मतलब आप टेम्परेरी परमिशन दे रहे हैं, मतलब वहां आप दे तो रहे हैं लेकिन उस व्यक्ति के पास उस काम को करने का वहां अधिकार नहीं है। जैसे कि अगर सपोज मेरी कोचिंग या स्कूल के सामने अगर कोई गाड़ी खड़ी करता है कोई अदर व्यक्ति, तो मैं जब वो मुझसे परमिशन मांगेगा कि मे आई पार्क माई कार हेयर, तो वो मांगे क्या मैं अपनी कार यहां खड़ी कर सकता हूं, तो मैं उसे टेम्परेरी परमिशन कि वो यहां का व्यक्ति नहीं है,
ठीक है, तो वो कोई बाहर का व्यक्ति है, थोड़ी देर के लिए उसको काम है, तो मैं उसे बोलूंगा यू मे पार्क योर कार हियर। लेकिन अगर कोई टीचर या कोई स्टूडेंट पार्क करने के लिए वहीं पे उसी स्कूल या उसी कोचिंग का स्टूडेंट है या उसी स्कूल का मतलब किसी पेरेंट है, तो वो वहां पे उनका अधिकार है कि वो उसी काम से आए, मुझसे मिलने आए हैं, तब अगर वो परमिशन मांगेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, यू कैन पार्क योर कार हियर। मतलब कि उनके पास वहां पर कार खड़ी करने का क्या है, अधिकार है, मींस कहीं ना कहीं राइट है उनके पास। ठीक है, जैसे सी कैन लीव द ऑफिस, मतलब कि वो ऑफिस से जा सकती है, उसका काम अगर कंप्लीट हो गया तो उसके पास राइट है और टाइम हो गया है तो वो जा सकती है। सी में लीव द ऑफिस, यहां पर क्या है कि मतलब वो जा सकती है लेकिन वहां पे अधिकार नहीं है कि भाई आप कि जाओ आप। ठीक है, इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, फर्क होता है कि जब भी हमें मतलब किसी के पास कुछ राइट है, अधिकार है, तो आप कैन यूज करिए। जहां पे अनऑफिशियल व्यक्ति है, कोई टेम्पररी परमिशन मांग रहा है थोड़ी देर के लिए, तो या फिर आप नॉर्मली फॉर्मल व्यक्ति है तो आप क्या यूज करेंगे, मे यूज करेंगे। देखिए अब रिक्वेस्ट के लिए भी हम, अनुरोध के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। जैसे क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं, कैन यू वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज। क्या आप मुझे नमक पास कर सकते हैं, कैन यू पास मी सॉल्ट। अब अनऑफिशियल प्लेस पे आप रिक्वेस्ट के लिए कैन यूज कर सकते हैं। क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं, तो कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए मे का यूज एक और जगह होता है पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए। लेकिन संभावना हो, लेकिन ओनली कितने % संभावना हो, 50% पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। आज बारिश हो सकती है तो इट मे रेन टुडे, मतलब कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। वह घर पर हो सकता है तो ही मे बी एट होम। इस तरीके से हमें देरी हो सकती है तो वी मे बी लेट। हम परीक्षा में पास हो सकते हैं तो वी में पास इन द एग्जामिनेशन। इस तरीके से देखिए अब कैन का यूज भी होता है पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ जाती है, मतलब 70 या 80% पॉसिबिलिटी के लिए। ज्यादा संभावना जब होती तब हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कि धूम्रपान से कैंसर हो सकता है तो स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। हर कोई गलती कर सकता है तो एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, वह कठोर या असभ्य हो सकती है तो सी कैन बी रूड, मतलब ये ओकेजनल पॉसिबिलिटी है, कभी कभार हो सकती है। यह खबर सच नहीं हो सकती है, दिस न्यूज में नॉट बी ट्रू। अब हो भी सकती है और नहीं भी, मतलब इस तरीके से। तो 50% है तो आप मे यूज कर सकते हैं। उसी का थोड़ा सा ज्यादा है कि नहीं हो सकती तो दिस न्यूज कैन नॉट बी ट्रू, तो देयर इज अ नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स कमिंग आउट टू बी ट्रू, मतलब कि संभावना ना के बराबर, मतलब इस तरीके से हम क्या यूज कर सकते हैं, कैन नॉट का यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यह किसी के साथ भी हो सकता है तो इट कैन हैपन विद एनीवन। वह किसी भी क्षण आ सकता है तो ही कैन कम एट एनी मोमेंट। वह घर पर हो सकता है तो ही कैन बी एट होम। शायद भोपाल में बहुत गर्मी हो सकती है तो इट कैन गेट वेरी हॉट इन भोपाल। अब देखिए मे का यूज ब्लेसिंग्स के लिए, मतलब किसी को दुआ देते हैं या गुड विशेष मतलब शुभकामनाएं देते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, तब क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। ये सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। व्हेन वी एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स, जब हम हमारी फीलिंग्स को, हमारी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं तब हम मे का यूज करके हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे कि परमेश्वर आपकी सहायता करे तो मे गॉड हेल्प यू। परमेश्वर आपकी रक्षा करे तो मे गॉड प्रोटेक्ट यू। परमेश्वर आपको माफ करे तो मे गॉड फॉरगिव यू। तुम्हें लंबी आयु मिले तो यू मे लिव लॉन्ग। तुम्हें सफलता मिले तो यू मे सक्सीड। देखिए नेक्स्ट यूज है हमारा कैन। कैन का यूज ऑफर, मतलब प्रस्ताव के लिए भी यूज होता है। जब हम किसी को प्रस्ताव दें किसी काम के लिए या कुछ चीज ऑफर करें। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें अपनी कार कल तक के लिए उधार दे सकता हूं तो आई कैन लैंड यू माई कार टिल टुमारो। तुम तैरने जा सकते हो लेकिन 7 बजे से पहले वापस आ जाना, तो यू कैन गो फॉर स्विमिंग बट गेट बैक बिफोर 7। आप मुझे इस नंबर पर फोन कर सकते हैं तो यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। मसाला कूटने के लिए आप ईमान दस्ते का प्रयोग कर सकते हैं तो यू कैन यूज अ पेस्टल एंड मोर्टार टू क्रश द स्पाइसेस। आप अपनी कार यहाँ खड़ी कर सकते हैं तो यू कैन पार्क योर कार हेयर। अब देखिए मे का यूज भी होता है पोलाइट ऑफर, मतलब इसको भी हम प्रस्ताव देने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। जब हम पोलाइट ऑफर देते हैं, किसी को पूछते हैं कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, तब हम क्या यूज कर सकते हैं, मे का यूज कर सकते हैं। अब देखिए एक और यूज है हमारा मे का पर्पस, मतलब उद्देश्य के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। जैसे कि वह कड़ी मेहनत करता है ताकि वह पास हो सके तो ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सके तो वी ईट फूड सो दैट वी कैन लिव। अब देखिए मे नॉट का यूज होता है नहीं हो सकता, मतलब प्रोहिबिशन, मतलब कि निषेध। मतलब जब हम किसी के लिए मना करें कि आपको ऐसा नहीं कर सकते या ऐसा नहीं करना है, तो आप पिताजी के कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते तो यू मे नॉट वर्क ऑन डैड्स कंप्यूटर। आप अंदर नहीं आ सकते हैं तो यू मे नॉट
कम इन, इस तरीके से। अब देखिए कैन का यूज एक और जगह होता है एंगर, मतलब क्रोध के लिए, इम्पेशंस, अधैर्यता या सरप्राइज, आश्चर्य के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कि वह इस्तीफा कैसे दे सकता है, तो हाउ कैन ही रिजाइन। वह क्या कर सकती है, तो व्हाट कैन सी डू। वह कहाँ जा सकता है, तो वेयर कैन ही गो। यह कौन कर सकता है, तो हु कैन डू दिस। मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू। इस तरीके से हमने समझा अभी मे और कैन का यूज। अब देखिए हमारा नेक्स्ट यूज है कुड। कुड का मतलब सकता था, सकती थी या सकते थे। ये कैन की क्या है, सेकंड फॉर्म है, मतलब कि कैन प्रेजेंट में होता है सकता, सकती, सकते। ये पास्ट में कैन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कुड। अब इसको कुड पढ़ते हैं ना कि कुल्ड। एल क्या है इसमें, साइलेंट है। अगर बहुत सारे बच्चे इसको कुल्ड या वुड को वुल्ड पढ़ते हैं या सुड को सुल्ड पढ़ते हैं, ये गलत है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुड को हम कहां कहां यूज करते हैं। देखिए पहला जो यूज है पास्ट की, मतलब बीते समय में पास्ट की एबिलिटी या पास्ट की कैपेसिटी दिखाने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में मैं इंग्लिश बोल सकता हूं तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, लेकिन पास्ट में मैं बीते समय में इंग्लिश बोल सकता था। जैसे कि जब मैं स्कूल टाइम में था तब भी मैं क्या कर सकता था, इंग्लिश बोल सकता था। तब हम पास्ट की एबिलिटी दिखाते हैं या कैपेसिटी की बात करते हैं, तब हम कैन की जगह पे क्या यूज करेंगे, कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि जब मैं स्कूल में था मैं बिना रोके अंग्रेजी बोल सकता था। व्हेन आई वाज इन स्कूल I could speak English fluently। 2 साल पहले तक मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था। I could read without glasses until 2 years ago। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जब मैं युवावस्था में था मैं तेज दौड़ सकता था। When I was younger I could run very fast। जब वह 3 साल का था तब वह पढ़ सकता था, तो he could read when he was 3 years old। वह घुड़सवारी कर सकता था जब वह जवान था लेकिन अब नहीं, तो he could ride a horse when he was younger but now he can't। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में कुड नॉट का यूज नहीं हो सकता या नहीं सके या नहीं सकी। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं कर सका, इस तरीके से। जैसे कि मैं निश्चय नहीं कर सका, आई कुड नॉट डिसाइड। हम समय पर नहीं पहुंच सके, वी कुड नॉट रीच ऑन टाइम। मैं ना नहीं कह सका, आई कुड नॉट से नो। वह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका, he could not answer my question। अब देखिए कुड का यूज प्रेजेंट टेंस में होता है, किस लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जैसे कि हम पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं या क्या आप मुझे नमक पास कर सकते हैं। इस तरह के सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। लेकिन कब यूज करते हैं, पास्ट में नहीं यूज करते, प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। जैसे कि क्या मैं आपका बाथरूम उपयोग कर सकता हूं, तो कुड आई यूज योर रेस्ट रूम। क्या आप मुझे नमक पास कर सकते हैं, तो कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज। क्या आप एक पल के लिए इंतजार कर सकते हैं, तो कुड यू वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज। क्या आप मुझे 100 रुपए उधार दे सकते हैं, तो कुड यू लैंड मी 100 रुपीज। अब देखिए कुड का यूज पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। जैसे कि वह घर पर हो सकता है, तो ही कुड बी एट होम। कुछ भी हो सकता है, तो एनीथिंग कुड हैपन। अब देखिए कुड का यूज नरेशन में होता है। डायरेक्ट नरेशन में हम कैन का यूज करते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में हम कुड का यूज करते हैं। अगर आपने नरेशन अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप नरेशन हो सकता है समझ में नहीं आए, इसलिए मैं आई बटन पर एक लिंक दे दूंगा जिसमें आपको ऑल नरेशन का रूल बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक अच्छे से मैंने उसमें कवर किए हैं, सारे के सारे रूल्स। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं अगर आपको यहां पर कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर नहीं होता है तो। जैसे कि डायरेक्ट सेंटेंस में हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। अब ये ही सेड, ठीक है, उसने कहा। अब इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। तो यहां पर आई उसने खुद के लिए यूज किया है, लड़का है इसलिए। अब आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां क्या हो गया, ही, और कैन का यहाँ पे क्या हो जाता है, कुड स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से हम नरेशन में भी कैन की जगह पे क्या यूज करेंगे, कुड का यूज करते हैं। अब देखते हैं माइट। माइट क्या है, मे की सेकंड फॉर्म है। जिसे मे को हम यूज करते हैं प्रेजेंट में परमिशन के लिए या फिर हम गुड विशेष के लिए, इस तरीके से यूज करते हैं। ऐसे ही मे की जगह पे माइट मतलब पास्ट में, इसमें भी इसका मीनिंग भी सेम होता है, सकता, सकती या सकते। इस तरीके से इसका अलग अलग जगह पर यूज है। चलिए देखते हैं। देखिए माइट का पहला जो यूज है शायद। शायद मतलब संभावना है, लेकिन यहां पर संभावना थोड़ी सी क्या है, कम है। तब लेस पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी है लेकिन लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। जैसे हो सकता है आज बारिश हो या शायद आज बारिश हो सकती है, दोनों की इंग्लिश सेम बनेगी, इट माइट रेन टुडे। मतलब कि शायद मतलब कि कम संभावना है, मतलब कि बहुत ही कम 25% या 30% है। अगर संभावना ज्यादा है 50% तो हम क्या यूज करते हैं, मे। जैसे कि इट मे रेन टुडे मतलब कि शायद बारिश हो सकती है, ऐसा कि मतलब 50% चांस है कि बारिश हो सकती है। हो सकता है उसे नौकरी मिल जाए, या शायद उसे नौकरी मिल जाए, तो सी माइट गेट द
जॉब। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। हो सकता है वह कल आए, तो या फिर शायद वह कल आए, तो ही माइट कम टुमारो। हो सकता है वह तुम्हारी कहानी पर भरोसा ना करे, या शायद वह तुम्हारी कहानी पर भरोसा ना करे, तो ही माइट नॉट बिलीव योर स्टोरी। हो सकता है यह सच हो, या शायद यह सच हो, तो इट माइट बी ट्रू। देखिए माइट का यूज हेजिटेंट, ऑफर या पोलाइट परमिशन के लिए भी हम यूज करते हैं माइट को। जैसे क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो माइट आई हेल्प यू। क्या मैं आपके पेन का उपयोग कर सकता हूं, तो माइट आई यूज योर पेन। क्या मैं पूछ सकता हूं, माइट आई आस्क। क्या मैं आपको कुछ सुझाव दे सकता हूं, तो माइट आई सजेस्ट यू समथिंग। जब हम किसी को हेजिटेट हो, किसी को मतलब कि सजेशन देने के लिए, राय देने के लिए, कि हमें संकोच हो हमारे मन में, तब आप क्या यूज कर सकते हैं, माइट का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यूज है हमारा माइट है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज। इसको यूज करते हैं हम, या तो हम इसके दो मीनिंग निकलते हैं, ऐसा हुआ होगा पास्ट में, या फिर ऐसा कर सकते थे पास्ट में, कि आप ऐसा कर सकते थे। इस तरीके के सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो माइट है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आप शादी में उपस्थित हुए होंगे, या फिर आप शादी में उपस्थित हो सकते थे लेकिन नहीं हुए। यहाँ पे दो कंडीशन, मतलब कि दो सेंटेंस मतलब मीनिंग निकलेगा, डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है। जैसे कि आप शादी में उपस्थित हुए होंगे, मतलब यहाँ पे संभावना, अंदाजा लगा रहे हैं हम कि यार शायद वो हुए होंगे, और लेकिन अगर वो नहीं हुआ, हमें पता है, तो हम ये बोलें कि यार आप हो सकते थे, मतलब आप 8 बजे के बाद भी आ सकते थे। जैसे किसी ने कहा कि यार मैं थोड़ा लेट हो गया था, मैं कहीं बाहर गया था, तो मैं 8 बजे घर पहुंचा था, तो हम वहां पे बोलेंगे यार आप 8 बजे के बाद भी आ सकते थे, इस तरीके से। तो यू माइट कम हैव अटेंडेड द मैरिज पार्टी। उन्होंने चिड़ियाघर देखा होगा, तो या फिर वे चिड़ियाघर देख सकते थे लेकिन नहीं देखा, तो दे माइट हैव सीन द जू। उसने अपनी पत्नी को मारा होगा, या वह अपनी पत्नी को मार सकता था लेकिन नहीं मारा। ही माइट हैव किल्ड हिज वाइफ। इस तरीके से। तो यहाँ पर इंग्लिश में सेंटेंस एक ही रहेगा, हिंदी में उसका डिपेंड करेगा कि जब हम बोल रहे हैं तो किस सिचुएशन में बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग निकलेगा। देखिए अब मे की जगह पे माइट जब यूज करते हैं तो हम नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन जब बनाते हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंस, तब मे की जगह पे क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट नरेशन में क्या यूज होता है, मे। इनडायरेक्ट नरेशन में हम क्या यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। जैसे ही सेड आई मे गो टू भोपाल, तो ही सेड दैट, उसके बाद क्या हो जाएगा, ही। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होता है हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, इसलिए यहाँ पे ही, मे की जगह पे माइट गो टू भोपाल। इस तरीके से। अगर आपको नरेशन में दिक्कत हो रही है, आपने अभी तक नरेशन नहीं पढ़े हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो को अच्छे से देख लें, उसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट यूज है हमारा शुड या ऑट टू। दोनों का मतलब होता है चाहिए। अब यहाँ पे चाहिए का मतलब है जब हमें सजेशन देना हो, राय देना हो, किसी को एडवाइस देना हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, तब हम शुड या ऑट टू का यूज करते हैं। दोनों के बाद ही शुड हो या ऑट टू हो, दोनों के बाद वर्ब की क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पे चाहिए का मतलब ये नहीं है कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे 100 रुपए चाहिए, यहाँ पर ये मीनिंग नहीं है। जहां पे हमें ऐसे सेंटेंस बोलना होगा तो हम आगे पढ़ेंगे अभी कि वहां वांट का यूज होता है। देखिए सबसे पहला यूज है एडवाइस देने के लिए, हम सलाह देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, शुड का या ऑट टू का यूज करते हैं। जैसे आपको कड़ी मेहनत करना चाहिए तो यू शुड वर्क हार्ड। आपको आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए तो यू ऑट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपको आपके माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए तो यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। आपको खराब मौसम में ध्यान से ड्राइव करना चाहिए तो यू शुड ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर। अब हमें निकलना चाहिए तो वी शुड लीव नाउ। अब देखिए नेक्स्ट यूज है ऑट टू का। ऑट टू का हम नैतिक कर्तव्य मतलब नैतिक ड्यूटी के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, ऑट टू का यूज करते हैं। जैसे कि हमें अपने बुजुर्गों की आदर करना चाहिए तो वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। आपको कमरा छोड़ने से पहले लाइट बंद करना चाहिए तो यू ऑट टू स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम। ये आपकी मोरल ड्यूटी है या नैतिक कर्तव्य है, तब हम क्या यूज करें, ऑट टू का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो शुड के बाद नॉट लगाएंगे या फिर ऑट के साथ हम ऑट फिर नॉट फिर टू लगाएंगे। मतलब कि टू के बाद नॉट यूज नहीं होगा, टू के पहले हम नॉट का यूज करेंगे। आपको देरी से नहीं आना चाहिए तो यू शुड नॉट कम लेट। अब देखिए शुड का एक और यूज होता है जब हमें ऊ साउंड के लिए हम यूज करते हैं, क्या मैं ऐसे करूं या मैं जाऊं, क्या मैं सोऊं, क्या मैं पढ़ाऊं, क्या मैं बोलूं, इस तरीके से। जैसे क्या मैं जाऊं शुड आई गो, क्या मैं बोलूं शुड आई स्पीक, मैं आपसे कब मिलूं तो व्हेन शुड आई मीट यू। इस के सेंटेंस में भी हम क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट यूज है हमारा मस्ट। मस्ट का मतलब होता है ही चाहिए। जैसे कि जब हमें कंपल्सन हो, थोड़ा सा फोर्सफुली हम बोलें कि आपको ऐसा करना ही चाहिए, तब हम क्या यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। जब हमें एडवाइस देना हो तब हम शुड या ought to का यूज करते हैं। मस्ट हम वहां यूज करते हैं जहां एडवाइस नहीं दे रहे हैं, वो आप ये बोल रहे हैं कि यार करना ही है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। चलिए आगे बहुत सारे यूजेस हैं जहां पर हम मस्ट का यूज करना है, चलिए देखते हैं। देखिए पहला जो यूज है वो है कंपल्सन और नेसेसिटी के लिए हम अनिवार्यता या आवश्यकता के लिए क्या यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। जैसे क्लर्क को अपने ऑफिसर की आज्ञा का पालन करना चाहिए तो द क्लर्क मस्ट ओबे हिज ऑफिसर। हर सदस्य को मीटिंग में भाग अवश्य लेना चाहिए तो एवरी मेंबर मस्ट पार्टिसिपेट द मीटिंग। देखिए हमारा सेकंड यूज है वो है टू एक्सप्रेस ड्यूटी और वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मतलब कर्तव्य या फिर तीव्र आभार के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सभी नागरिकों को देश के कानूनों का पालन अवश्य करना चाहिए तो ऑल सिटीजन्स मस्ट ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री। सभी को देश के लिए कार्य करना चाहिए तो ऑल मस्ट वर्क फॉर द कंट्री। थर्ड यूज है हमारा टू एक्सप्रेस एम्फेटिक एडवाइस, मतलब कि जोर डालकर राय व्यक्त करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि उसे सूर्यास्त के पूर्व घर अवश्य पहुंचना चाहिए तो सी मस्ट रीच होम बिफोर सनसेट। कार चालकों को कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करना चाहिए तो द कार ड्राइवर्स मस्ट यूज सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग। नेक्स्ट यूज है हमारा टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी और स्ट्रॉन्ग बिलीव। इस तरीके से निश्चितता या पक्के विश्वास को व्यक्त करने के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि हर एक व्यक्ति को आगे या पीछे मरना ही है तो एवरीवन मस्ट डाई सूनर और लेटर। सबको विकसित होना व नष्ट होना है तो ऑल मस्ट ग्रो एंड पेरिस। नेक्स्ट यूज है हमारा टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और इन्फेरेंस, मतलब संभावना व्यक्त करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि बुजुर्ग महिला कम से कम 80 वर्ष की तो अवश्य है तो द ओल्ड वुमेन मस्ट बी एटलीस्ट 80 ईयर्स ओल्ड। पिताजी को अब तक भोपाल अवश्य पहुंच जाना चाहिए, फादर मस्ट हैव रीच्ड भोपाल बाय नाउ। नेक्स्ट है सिक्स यूज टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी और एक्सपेक्टेशन, जैसे कि तार्किक आवश्यकता या अपेक्षा व्यक्त करने के लिए भी मस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि हिसाब में कुछ गलती अवश्य होगी तो देयर मस्ट बी सम एरर ऑफ कंप्यूटेशन। आपको आपकी गलती पर दुखी होना चाहिए तो यू मस्ट फील सॉरी फॉर योर एरर्स। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में मीनिंग क्या निकलेगा, मस्ट नॉट, मतलब नहीं कर सकता। जब हमें एक्सप्रेस करना टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग नेगेशन, मतलब कि हम सख्ती के साथ किसी चीज के लिए क्या कर रहे हैं, मना करते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, मस्ट नॉट, ठीक है। जैसे कि उसे सौदेबाजी में अपना समय बर्बाद या समय नष्ट नहीं करना चाहिए तो ही मस्ट नॉट वेस्ट हिज टाइम इन बार्गेनिंग। तुम्हें अपने शिक्षकों से अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए तो यू मस्ट नॉट र्यूड टू योर टीचर्स। नेक्स्ट यूज है हमारा टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन और नेगेशन कमांड, ठीक है। जब निषेध या नकारात्मक आदेश व्यक्त करने के लिए भी मस्ट का यूज करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए तो वन मस्ट नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस। आपको ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए तो यू मस्ट नॉट डिसओबेइंग ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस द प्रोहिबिशन ऑफ नेसेसिटी, मतलब आवश्यकता का निषेध। तो मंदिर में कैमरे नहीं ले जाना चाहिए तो कैमराज मस्ट नॉट बी ब्रॉट इन द टेम्पल। विद्यार्थियों को अपना नाम उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना चाहिए तो कैंडिडेट्स मस्ट नॉट राइट देयर नेम्स एनीवेयर इन द आंसर बुक। देखिए अब नेक्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस द प्रोहिबिशन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मतलब किसी कर्तव्य पर जोरदार निषेध। इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, मस्ट का यूज करेंगे। जैसे कि शिक्षकों की अनुमति के बिना विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर नहीं जाना चाहिए तो द स्टूडेंट्स मस्ट नॉट लीव द क्लासरूम विदाउट द परमिशन ऑफ टीचर्स। एक नौकर को अपने मालिक की अवज्ञा नहीं करना चाहिए तो अ सर्वेंट मस्ट नॉट डिसोबे हिज मास्टर। अब देखेंगे हम विल और शैल का यूज। इनका मतलब भी क्या होता है, गागी गई। जब हम प्रेजेंट में अभी हैं और फ्यूचर की कोई बात कहनी हो तब हम क्या यूज करते हैं, विल और शैल का यूज करेंगे। जैसे कि मैं इंग्लिश सीखूंगा या आप इंग्लिश सीख जाएंगे, इस तरीके से, या मैं उसकी मदद करूंगा, वह आईफोन लेगा। ऐसे सेंटेंसेस हम विल और शैल का यूज करते हैं। इनकी वीडियो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में भी ही सारे के विल और शैल को कवर किया है। हम शॉर्ट में फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपने फ्यूचर इंडेफिनिट की वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पूरा वॉच कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा विल शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आएगी, ऑब्जेक्ट। अब देखिए शैल का यूज करेंगे, आई और वी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करेंगे,
शैल का यूज करेंगे, यू, दे या फिर ही, शी, इट, नेम के साथ क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। लेकिन आज के टाइम पे मॉडर्न इंग्लिश में आप शैल का यूज क्या हो चुका है, हट चुका है। आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज कर सकते हैं, विल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे वह खाना खाएगा तो ही विल ईट फूड, मैं उसकी मदद करूंगा तो आई शैल हेल्प हिम। नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के बाद क्या लगाएंगे, हम नॉट का यूज करेंगे। जैसे तुम खाना नहीं खाओगे तो यू विल नॉट ईट फूड, अदर्स पैसे नहीं कमाएगा, अदर्स विल नॉट अर्न मनी। अब देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल शैल को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या वह यहाँ कभी आएगा तो विल ही एवर कम हियर, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे तो विल यू प्ले क्रिकेट। देखिए एक और यूज विल और शैल का है कि जोड़ डाल के कोई बात हम कही जाए, जैसे कि हम किसी को किसी बात पे जोड़ डाल रहे हैं, ठीक है, तब हम क्या करते हैं कि जहां हमें विल यूज करना चाहिए वहां हम शैल का यूज करेंगे। जिस सब्जेक्ट के साथ जहां शैल यूज करते हैं वहां विल यूज करके भी हम हमारी बात में जोड़ डालने के लिए, जब हम कोई जोड़ डाल के कोई बात कहें तब हम मतलब चेंज कर देंगे सब्जेक्ट। जैसे आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं तो विल का यूज करेंगे, और बाकी के सब्जेक्ट के साथ जैसे विल यूज करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। तो थोड़ा सा मीनिंग क्या हो जाएगा, हम यहाँ फिल्म तो देखेंगे तो वी विल सी दिस मूवी, वह तो तुम्हें पीटेगा ही तो ही शैल बीट यू। इस तरीके से भी मीनिंग निकलता है। अब देखिए नेक्स्ट यूज है हमारा वुड। अब वुड क्या है, विल की ही सेकंड फॉर्म है, ठीक है। जैसे विल हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं कि अभी मैं बोलूं कि मैं उससे मिलूंगा तो आई विल मीट हिम, मैं मूवी देखूंगा आई विल वॉच मूवी, इस तरीके से हम विल का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें विल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वुड, इसका भी मीनिंग क्या होता है, गागी गेही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। अब देखिए इसके अलग अलग जगह पे यूज है, आगे हम देखेंगे। देखिए जब पास्ट में मतलब कि बीते समय में आपने कोई बात कही थी, कब के लिए, फ्यूचर के लिए, तब हम विल की जगह पे क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे कि मैंने कहा था कि, या फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा करूंगा, या ठीक है मैंने सोचा कि आप नहीं आएंगे, तो हमने पास्ट की बात कह रहे हैं उसको रिपीट करके दोबारा, तो हम क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, उसने कहा था कि वह हमारी मदद करेगा तो ही सेड दैट ही वुड हेल्प अस, मुझे मालूम था कि वह जीतेगा तो आई न्यू दैट ही वुड विन, मुझे मालूम था कि उसे वह नौकरी नहीं मिलेगी तो आई न्यू दैट ही वुड नॉट गेट दैट जॉब, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना स्वार्थी होगा तो आई हैड नेवर थॉट दैट ही वुड बी सो सेल्फिश। अब देख लेते हैं कि हम नरेशन में भी इसका यूज होता है। डायरेक्ट नरेशन में हम विल का यूज करते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन जब यूज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट सेंटेंस जब हम बनाते हैं तब विल की जगह पे क्या यूज करेंगे, वुड, इस तरीके से। जैसे कि ही सेड आई विल टीच इंग्लिश, तो ही सेड दैट ही वुड टीच इंग्लिश। अगर आपने वीडियो मतलब ये थोड़ा सा हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं ये वीडियो तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो नरेशन की आप सेपरेट वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। सी सेड टू हिम आई विल बीट यू, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, सी टोल्ड हिम सी वुड, अब यहाँ पे आई विल है तो यहाँ पे क्या हो गया, वुड, तो सी वुड बीट हिम, इस तरीके से। नेक्स्ट यूज है हमारा वुड का, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। जैसे क्या आप दरवाजा बंद करेंगे तो वुड यू शट द डोर प्लीज, क्या आप मुझे नमक पास करेंगे तो वुड यू पास मी द सॉल्ट, क्या आप चादरों की तय करने में मेरी मदद करेंगे तो वुड यू हेल्प मी टू फोल्ड अप द बेडशीट। देखिए मॉडर्न इंग्लिश में आप विल और शैल की जगह पे भी आप वुड का यूज कर सकते हैं, कब, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। जैसे कि वह आपकी मदद नहीं करेगा तो ही वुड नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हें यह नौकरी छोड़ने की सलाह दूंगा तो आई वुड एडवाइज यू टू लीव दिस जॉब, वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, वह वैसा आदमी नहीं है, ही वुड नेवर डिसीव अस, ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। देखिए हमारा नेक्स्ट यूज है नीड, नीड्स या फिर नीड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, नीडेड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, या नीड एंड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज हम देखेंगे आगे। देखिए सबसे पहले हम टेंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि नीड और नीड्स का यूज क्या होता है। कि जब हम ये बोलें कि किसी भी चीज की हमें आवश्यकता है या किसी भी, ठीक है, तब हम क्या यूज करेंगे, नीड या नीड्स लगाएंगे। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे कि आई यू वी दिस सब्जेक्ट है तब हम क्या यूज करेंगे, ओनली नीड यूज करेंगे। ही सी इट नेम सब्जेक्ट में क्या लगेंगे, नीड में एस लगा देंगे, ठीक है। तो एस और ईएस का कॉन्सेप्ट हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। जैसे मुझे एक ग्लास पानी की आवश्यकता है तो आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, उससे एक पेन की आवश्यकता है तो ही नीड्स अ पेन। तो इसमें क्या है कि नीड का मतलब है ओनली आवश्यकता या जरूरत, ठीक है। यहां पे हम किसी नाउन की बात कर रहे हैं, किसी नाउन की, वैसे मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है तो आई नीड 100 रुपीज, इस तरीके से, ठीक है। अब देखेंगे हम
टेंस के अकॉर्डिंग ही टू के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब यहां पर देखिए पिछले सेंटेंस में हमने देखा है कि हमें सिर्फ किसी नाउन की आवश्यकता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि हमें किसी काम को करने की आवश्यकता है, किसी भी व्यक्ति को किसी काम के करने की जरूरत है, तब हम नीड टू उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जब हमें आवश्यकता है या फिर किसी काम को करने की जरूरत होने के लिए हम क्या यूज करेंगे, नीड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इसका रूल सिंपल होगा, सब्जेक्ट लगाएंगे नीड या नीड्स, उसका टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे आपको पेन खरीदने की जरूरत है तो यू नीड टू बाय अ पेन। अब देखिए मुझे आपको सिर्फ एक पेन की आवश्यकता है तो यू नीड अ पेन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम एक्शन हो रहा है, उसके बाद क्या लगाएंगे, टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है तो ही नीड्स टू लर्न इंग्लिश। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाएंगे डू डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद नीड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको उससे मिलने की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू मीट हिम। उसे अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है तो ही डज नॉट नीड टू स्पीक इंग्लिश। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना तो डू डज को पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नीड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या आपको उसकी मदद करने की जरूरत है तो डू यू नीड टू हेल्प हिम। क्या उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है तो डज ही नीड टू लर्न इंग्लिश। अब देखेंगे मॉडल के अकॉर्डिंग। अब मॉडल के अकॉर्डिंग नीड का जब यूज करते हैं तो सिर्फ नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही हम बना सकते हैं। टेंस के अकॉर्डिंग आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव तीनों तरीके से सेंटेंसेस को बना सकते हैं, लेकिन मॉडल के अकॉर्डिंग जब हम सेंटेंसेस को बनाएंगे तो सिर्फ नेगेटिव बनेगा या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, इसमें आप अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको अपने जूते उतारने की जरूरत नहीं है तो यू नीडंट टेक ऑफ योर शूज। आपको उपहारों पर बहुत पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है तो यू नीड नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन प्रेजेंट्स। क्या हमें इस विषय पर ज्यादा समय व्यतीत करने की आवश्यकता है तो नीड वी स्पेंड मच टाइम ऑन दिस टॉपिक। अब देखिए यहाँ पे नीड क्या है, खुद ही, मतलब हेल्पिंग वर्ब, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब बनी हुई है। यहाँ पे नीड के बाद ये खुद ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रही है, मॉडल वर्ब का। इसके बाद डायरेक्ट क्या लग रहा है, नॉट लग रहा है। लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है तो यू नीड नॉट वरी। उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, सी नीडंट बी स्केयर्ड। क्या तुम्हें उससे पत्र लिखने की आवश्यकता है, क्या मुझे उसे पत्र लिखने की आवश्यकता है तो नीड आई राइट अ लेटर टू हिम। क्या अब तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता है तो नीड यू गो देयर नाउ। अब देखिए पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, नीड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे कि आवश्यकता है, जरूरत, बीते समय में किसी काम को करने की जरूरत थी, तुम्हें अंग्रेजी बोलने की जरूरत थी तो यू नीडेड टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं थी तो यू डिड नॉट नीड टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलने की जरूरत थी तो डिड यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। ये पास्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म, उसके बाद नेगेटिव में डिड लग जाएगा, उसके बाद क्या लगाएंगे, नीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर भी डिड इंटरोगेटिव में पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, तो अब यहां पर भी क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें पास्ट इंडेफिनिट का ही सेम कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट यूज है हमारा नीडंट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज। जैसे कि मुझे उसे पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि थोड़ी देर बाद उसने मुझे फोन किया, मतलब कि हमारा पत्र लिखना क्या गया, बेकार गया। ठीक है, तो इस तरीके सेंटेंस में हम नीडंट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि हमें कोई काम को करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसके बाद वो काम मतलब कि कोई सेंस नहीं रहा, तब हम क्या यूज करेंगे, नीडंट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। जैसे आई नीडंट हैव रिटन टू हिम बिकॉज ही कॉल्ड मी शॉर्टली। ठीक है, तुम्हें छाता लाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हम कार से जा रहे हैं, मतलब क्या हुआ यहाँ पर, छाता लाना आपका क्या गया, वेस्ट गया, बेकार गया। तो यू नीडंट हैव ब्रॉट योर अम्ब्रेला बिकॉज वी आर गोइंग बाय कार। चलिए अब देखेंगे हम वांट, वांट्स या वांट टू या वांटेड टू का यूज। देखिए यहाँ पे वांट और वांट्स इसका मतलब है चाहिए। यहाँ पर चाहिए का मतलब सजेशन नहीं है। जब हमें एक पेन चाहिए या कॉफी चाहिए, एक गिलास पानी चाहिए, इस तरीके से हम सेंटेंस जब बनाते हैं तो वांट लगाते हैं। अब आई यू विद सब्जेक्ट वांट का यूज करेंगे। ही सी इट नेम सब्जेक्ट अगर होगा सिंगुलर तो हम वांट्स में क्या लगाएंगे, मतलब वांट्स में एस लग जाएगा। ठीक है, मुझे एक पेन चाहिए तो आई वांट अ पेन। उसे एक गिलास पानी चाहिए तो ही वांट्स अ ग्लास ऑफ वाटर। नेगेटिव सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग वही डू डज लगाएंगे, सब्जेक्ट आई यू विद होगा तो डू लगाएंगे, ही सी इट नेम सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, वांट आएगी। जैसे कि मुझे मोबाइल नहीं चाहिए तो आई डू नॉट वांट अ मोबाइल। उसे कार नहीं चाहिए तो ही डज नॉट वांट अ कार। इंटरोगेटिव में डू या डज को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वांट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या आपको मेरी मदद चाहिए तो डू यू वांट माई हेल्प। क्या उससे आपकी कार चाहिए तो डज ही वांट योर कार।
अब देखेंगे want to, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम ये बोलें कोई व्यक्ति किसी काम को करना चाहता है, चाहती है या चाहते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस में हम want to उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब देखिए want अगर आप सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं तो मीनिंग निकलेगा कि सिर्फ आपको कोई चीज चाहिए, लेकिन जैसे आप want to के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब कि कोई व्यक्ति किसी काम को करना चाहता है, वो मीनिंग निकलेगा। जैसे मैं एक पेन खरीदना चाहता हूं तो आई वॉन्ट टू बाय अ पेन, ठीक है, लेकिन मुझे एक पेन चाहिए तो आई वॉन्ट अ पेन, ठीक है, इस तरीके से होगा। वह सोना चाहता है तो ही वॉन्ट्स टू स्लीप। मैं अखबार पढ़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रीड न्यूज़पेपर। आप पैसे कमाना चाहते हैं तो यू वॉन्ट टू अर्न मनी। देखिए अब नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज नॉट, उसके बाद वांट टू, उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं अखबार पढ़ना नहीं चाहता हूं तो आई डू नॉट वांट टू रीड न्यूज़पेपर। वह सोना नहीं चाहता है तो ही डज नॉट वांट टू स्लीप। आप पैसे कमाना नहीं चाहते हैं तो यू डू नॉट वांट टू अर्न मनी। वे कुर्सी तोड़ना नहीं चाहते हैं तो दे डू नॉट वांट टू ब्रेक चेयर। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज को पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वांट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह सोना चाहता है तो डज ही वांट टू स्लीप। क्या तुम पैसे कमाना चाहते हो तो डू यू वांट टू अर्न मनी। क्या वे कुर्सी तोड़ना चाहते हैं तो डू दे वांट टू ब्रेक चेयर। नेक्स्ट यूज है वांटेड टू। वांटेड टू उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब कोई व्यक्ति किसी काम को बीते समय में करना चाहता था या चाहती थी या चाहते थे, इस तरह से आए तब हम वांटेड टू का यूज करेंगे। जैसे आप कश्मीर घूमना चाहते थे तो यू वांटेड टू विजिट कश्मीर। वह तुम्हें पीटना चाहता था तो ही वांटेड टू बीट यू। हम आराम करना चाहते थे तो वी वांटेड टू टेक रेस्ट। नेगेटिव सेंटेंस में वही डिड नॉट लगाएंगे, उसके बाद अब क्या लगेगा, जब भी डिड लग जाता है तो वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। अब वांटेड नहीं आएगा, अब क्या आएगा, वांट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं फूल तोड़ना नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू प्लक फ्लावर। आप बोलना नहीं चाहते थे, यू डिड नॉट वांट टू स्पीक। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वांट आ जाएगी, टू उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या आप फूल तोड़ना चाहते थे तो डिड यू वांट टू प्लक फ्लावर। क्या वह डांस करना चाहती थी तो डिड सी वांट टू डांस। अब देखिए वांट टू का एक और यूज होता है कि जब, जैसे अभी क्या देखा हमने, वांट टू का मतलब मैं या कोई भी व्यक्ति किसी काम को करना चाहता है, लेकिन अब जो वांट टू का यूज मैं बता रहा हूं इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी और से कोई काम करवाना चाहता है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि आप इंग्लिश सीखें, अब यहाँ पे मैं चाहता हूं किससे, किसी और से, आपसे। या मेरी माँ चाहती है कि मैं ऐसा करूं, या मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं ये करूं वो करूं, इस तरीके से। तो कोई व्यक्ति चाहता है कि कोई दूसरा व्यक्ति वैसा करे, तब हम क्या यूज करेंगे, जैसे वांट टू का यूज। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज। अब जो व्यक्ति चाहता है, जैसे मैं चाहता हूं तो मैं आई सब्जेक्ट पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद वांट या वांट्स, ठीक है। अब सब्जेक्ट आई यू वी दे तो वांट लगाएंगे, ही सी इट नेम सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, वांट्स। उसके बाद जिससे चाहते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस में एक और सब्जेक्ट आएगा। जैसे मैं चाहता हूं आपसे तो आई वांट यू, यहां पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा। लेकिन मेरे फादर मुझसे चाहते हैं तो माई फादर वांट्स मी। अब ऑब्जेक्टिव केस में मुझसे के लिए क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यहां आएगा, ऑब्जेक्टिव केस वांट या वांट्स के बाद आएगा। तो देखिए आई सब्जेक्टिव केस में मी होता है, यू का यू ही रहता है, वी का अस हो जाएगा, ही का हिम, सी का क्या हो जाएगा, हर, इट का इट ही रहता है, नेम का नेम, और दे का क्या हो जाएगा, देम। ये क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस है, ये क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव केस। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि मेरी माँ चाहती है कि मैं 90% लाऊं तो माई मदर वांट्स मी। अब मुझसे चाहती हैं तो आई का क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, मी, टू स्कोर 90%। अमन चाहता है कि उसका छोटा भाई पढ़े तो अमन वांट्स हिज यंगर ब्रदर टू स्टडी। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ तो आई वांट यू टू गो देयर। अनस चाहता है कि सब अच्छा काम करे तो अनस वांट्स एवरीवन टू डू गुड वर्क। मैं चाहता हूं कि मेरा भाई पैसे कमाए तो आई वांट माय ब्रदर टू अर्न मनी। देखिए अब नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाएंगे, डू डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वांट, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्टिव केस में, टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप वहां जाएं तो आई डू नॉट वांट यू टू गो देयर। वह नहीं चाहता कि मैं टीवी देखूं तो ही डज नॉट वांट मी टू वॉच टीवी। अब देखेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें कि डू डज पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर वांट,
ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा सेकंड, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या आप चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं, तो डू यू वांट मी टू गो देयर। क्या वह चाहता है कि मैं इंग्लिश सीखूं, तो डज ही वांट मी टू लर्न इंग्लिश। अब देखेंगे पास्ट टेंस में भी वांटेड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। जैसे किसी से कोई काम करवाना चाहते थे, जैसे कि कोई व्यक्ति किसी काम को किसी और से करवाना चाहता था, तब वही स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। सब्जेक्ट आएगा वांटेड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा लेकिन वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं बिजनेसमैन बनूं, तो माय फादर वांटेड मी टू बिकम अ बिजनेसमैन। गांधी जी चाहते थे कि हमारा देश विकसित हो, तो गांधी जी वांटेड आवर कंट्री टू डेवलप। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा। सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद वांट टू, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो माय फादर डिड नॉट वांट मी टू बिकम अ डॉक्टर। हम चाहते थे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, तो वी वांटेड इंडिया टू विन द वर्ल्ड कप। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट वांट, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा सेकंड ऑब्जेक्टिव केस में, टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कि क्या वह चाहता था कि मैं उसकी मदद करूं, तो डिड ही वांट मी टू हेल्प हिम। क्या आप चाहते थे कि मैं इंग्लिश बोलूं, तो डिड यू वांट मी टू स्पीक इंग्लिश। देखिए अब नेक्स्ट यूज है हमारा हैव टू, हैज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, विल हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, या फिर इज एम आर टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वाज वर टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, या हैविंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस में हैव टू, हैज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज देखते हैं। इसका मतलब होता है कोई काम किसी को करना है या कोई काम किसी को मजबूरी में करना होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं मेरी इच्छा हो रही है किसी काम को करने की, जैसे कि मेरी चाय पीने की इच्छा हो रही है, तो मैं बोलूंगा आई हैव टू टेक टी। लेकिन वहीं पर आपको मजबूरी में भी कोई काम को करना पड़ता है। जैसे कि आपकी इच्छा नहीं होती है, जब अपने रिलेटिव्स के यहाँ अपन जाते हैं तो कोई ऑफर करे कि यार चाय पीना है, मतलब कि चाय वो ऑफर करते हैं, तो आप वहां आपको इच्छा हो या ना हो आपको चाय पीना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में इंग्लिश जो होगी मतलब जिससे उस सेंटेंस की उसमें सेम होगी, मीनिंग आपका दोनों निकल सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि सिचुएशन के ऊपर। जैसे कि आपको बाजार जाना है तो यू हैव टू गो टू मार्केट। लेकिन अगर जैसे कि हमें सामान खरीदने के लिए मजबूरी में, किसी को मान लो शौक नहीं है लेकिन मजबूरी में जाना पड़ता है, ठीक है, तो भी हमारा सेंटेंस क्या होगा, ये इसी तरीके से बनेगा। उसे कल मुझसे मिलना है तो ही हैज टू मीट मी टुमारो। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ भी करने से पहले मुझे उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, तो आई हैव टू टेक हिज परमिशन बिफोर डूइंग एनीथिंग। मुझे वहां प्रतिदिन पैदल जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो देयर ऑन फुट एवरी डे। उसे कार्यालय में हर किसी की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, तो ही हैज टू ओबे एवरीवन इन द ऑफिस। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट लगाएंगे डू डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए जब डू या डज सब्जेक्ट लगेगा, आई यू विद सब्जेक्ट के साथ डू लगाते हैं, ही सी इट नेम सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, हम डज का यूज करते हैं। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस में हैज टू नहीं आएगा ही सी इट नेम सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि डज लग चुका है, इसलिए हैज टू नहीं आता। क्या आता है, हैव टू का यूज होता है। जैसे कि आपको बाजार नहीं जाना है तो यू डू नॉट हैव टू गो टू मार्केट। उससे कल मुझसे नहीं मिलना है तो ही डज नॉट हैव टू मीट मी। अब यहाँ पे डज लग गया इसलिए हैज टू नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। आपको यहां नहीं आना है तो यू डू नॉट हैव टू कम हेयर। देखिए अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू डज पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम्हें बाजार जाना है तो डू यू हैव टू गो टू मार्केट। क्या उसे कल मुझसे मिलना है तो डज ही हैव टू मीट मी टुमारो। क्या उसे कार्यालय में हर किसी की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, तो डज ही हैव टू ओबे एवरीवन इन द ऑफिस। अब देखेंगे पास्ट टेंस में हैव हैज की सेकंड फॉर्म यूज होगी हैड टू, उसके बाद क्या लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम ये बोलना हो कोई काम किसी काम को हमें करना था या मजबूरी में किसी काम को करना पड़ा, तो सब्जेक्ट लगाएंगे हैड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे पैदल जाना पड़ा तो आई हैड टू गो ऑन फूट। मुझे वहां 8 बजे तक पहुंचना था तो आई हैड टू रीच देयर बाय 8 o'clock। और एग्जांपल देखते हैं। कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी कार बेचनी पड़ी तो ही हैड टू सेल हिज कार टू पे द लोन। मुझे कल जाना था तो आई हैड टू गो यस्टरडे। उसे नौकरी छोड़नी पड़ी तो शी हैड टू लीव द जॉब।
अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट लगाएंगे डिड नॉट। अब डिड लग गया तो यहाँ पे हैड नहीं आएगा सेकेंड फॉर्म, अब क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव आएगी, ठीक है। उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे पैदल नहीं जाना था तो आई डिड नॉट हैव टू गो ऑन फूड, आपको रात में काम नहीं करना पड़ा तो यू डिड नॉट हैव टू वर्क एट नाइट, उसे दौड़ना नहीं पड़ा तो ही डिड नॉट हैव टू रन। इस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। क्या मुझे पैदल जाना था तो डिड आई हैव टू गो ऑन फूड। क्या आपको पत्र लिखना था तो डिड यू हैव टू राइट अ लेटर। क्या आपको उसे फोन करना पड़ा तो डिड यू हैव टू कॉल हिम। अब फ्यूचर में क्या यूज होता है, विल हैव टू। विल हैव टू मतलब कोई भी काम किसी को करना होगा या मजबूरी में किसी काम को करना पड़ेगा, तो इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे विल हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे सोचना पड़ेगा तो आई विल हैव टू थिंक, उसे आना होगा ही विल हैव टू कम। और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको घंटा भर इंतजार करना पड़ेगा तो यू विल हैव टू वेट फॉर एन आवर। आपको समय पर आना पड़ेगा तो यू विल हैव टू कम ऑन टाइम। हमें यह सब भूलना होगा तो वी विल हैव टू फॉरगेट दिस ऑल। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाएंगे विल नॉट, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे आपको समय पर नहीं आना पड़ेगा तो यू विल नॉट हैव टू कम ऑन टाइम, उसे आज्ञा नहीं माननी पड़ेगी तो ही विल नॉट हैव टू ओबे। मुझे पैसे उधार नहीं लेने पड़ेंगे, आई विल नॉट हैव टू बोरो मनी। इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। क्या आपको समय पर आना पड़ेगा तो विल यू हैव टू कम ऑन टाइम। क्या मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी तो विल आई हैव टू हेल्प हिम। क्या उससे मीटिंग करनी पड़ेगी तो विल ही हैव टू अटेंड द मीटिंग। नेक्स्ट यूज है हमारा कंपल्शन या पॉसिबिलिटी के लिए मे हैव टू या माइट हैव टू का यूज करते हैं, और टू के बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कोई काम करना पड़ सकता है, जैसे आपको आपके पसंद की नौकरी पाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है तो यू माइट हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम टू गेट अ जॉब ऑफ योर चॉइस। मुझे कल न्यूयॉर्क जाना पड़ सकता है तो आई मे या माइट हैव टू गो टू न्यूयॉर्क टुमारो। आपको इंतजार करना पड़ सकता है तो यू मे हैव टू वेट। अब देखिए इज एम आर टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या वॉज वर्ब टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज भी हम हैव टू या हैज टू की जगह पे कर सकते हैं। जैसे कोई काम करना है या कोई काम करना था उसके लिए, मतलब कि निश्चित हो या कोई काम पहले से निर्धारित हो, डिसाइडेड हो, तो हम इज एम आर टू या वॉज वर्ब टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करके हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल या फिर रूल देखते हैं, सब्जेक्ट लगाएंगे इज एम आर टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे कल भोपाल जाना है, आई एम टू गो टू भोपाल टुमारो। आपको सच बोलना है तो यू आर टू स्पीक ट्रुथ। और एग्जांपल देखते हैं, उसे झूठ बोलना है तो ही इज टू लाई। मुझे अंग्रेजी पढ़ाना है तो आई एम टू टीच इंग्लिश। आपको उससे नहीं मिलना है तो यू आर नॉट टू मीट हिम। क्या उससे मेरी मदद करनी है तो इज ही टू हेल्प मी। देखिए अब वॉज वर्ब का यूज करेंगे पास्ट में। इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे वॉज वर्ब टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे पैदल जाना था, आई वॉज टू गो ऑन फूड। मुझे कल पढ़ना था, आई वॉज टू स्टडी। उससे यहां नहीं आना था, ही वॉज नॉट टू कम हियर। क्या आपको सोना था, वर यू टू स्लीप। अब देखेंगे हम हैविंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है, इसको हम प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। इसका मतलब है कोई व्यक्ति को किसी काम को करना पड़ रहा है मजबूरी में, तो इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, प्रेजेंट में इज एम आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इज एम या फिर आर, उसके बाद हैविंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मुझे उसका काम करना पड़ रहा है तो आई एम हैविंग टू डू हिज वर्क। मुझे वहां जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो देयर। खराब मौसम के कारण मुझे अपनी मीटिंग रद्द करनी पड़ रही है, आई एम हैविंग टू कैंसिल माई मीटिंग ड्यू टू बैड वेदर। अब देखिए पास्ट टेंस में हैविंग टू का यूज होगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, वॉज, या फिर क्या यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे पास्ट टेंस में। जैसे कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा था, जैसे कि मुझे खाना पकाना पड़ रहा था तो आई वॉज हैविंग टू कुक फूड। आपको परीक्षा के लिए पढ़ना पड़ रहा था तो यू वर हैविंग टू स्टडी फॉर एग्जाम। अब देखेंगे हम यूज टू। यूज टू का मतलब है कोई व्यक्ति किसी काम को किया करता था। जब हमें पास्ट की हैबिट मतलब बीते समय में हमारी कोई आदत को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज टू का यूज करते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट लगाएंगे यूज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम तुम्हें पढ़ाया करते थे तो वी यूज टू टीच यू। मैं उसे समझाया करता था तो आई यूज टू मेक हिम अंडरस्टैंड। जैसे कि मैं बास्केटबॉल खेला करता था, मैं
चाय पिया करता था। इस तरह के सेंटेंस हम यूज्ड टू से बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज्ड टू दो तरीके से बना सकते हैं, जैसे यूज्ड के बाद नॉट, फिर टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर, या फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डिड लगाएंगे, फिर नॉट, फिर यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिड ऑलरेडी क्या डू की सेकेंड फॉर्म लग चुकी है। जैसे कि वह फूल नहीं तोड़ा करती थी, तो सी यूज्ड नॉट टू प्लक फ्लावर, या फिर सी डिड नॉट यूज टू प्लक फ्लावर। ये दोनों तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। वह सिगरेट नहीं पिया करता था, या फिर ही यूज्ड नॉट टू स्मोक सिगरेट, या फिर ही डिड नॉट यूज टू स्मोक सिगरेट। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो तरीके से बन जाएंगे, एक तो यूज्ड को पहले लिखकर फिर सब्जेक्ट, फिर टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, या फिर डिड को लिखेंगे फिर सब्जेक्ट, फिर यूज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कि क्या वह तुम्हें पसंद किया करती थी, तो यूज्ड सी टू लाइक यू, डिड सी यूज टू लाइक यू। या क्या तुम शराब पिया करते थे, डिड यू यूज टू ड्रिंक वाइन। चलिए अब देखेंगे हम यूज टू का एक और यूज, जिसमें कि सब्जेक्ट लगाएंगे इज एम आर टू, उसके बाद यूज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होगा कोई व्यक्ति किसी काम को करने का आदी है, जैसे कि मैं जैसे चाय पीने का आदी हूं, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस हम क्या यूज करेंगे, मतलब इज एम आर टू लगाएंगे, यूज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। पास्ट में क्या यूज करेंगे, वॉज वर, मतलब कि किसी काम को करने का, कोई व्यक्ति किसी काम को करने का आदी था। जैसे कि हम ठंडे पानी से नहाने के आदी नहीं है, वी आर नॉट यूज टू वेदिंग विथ कोल्ड वाटर। वह जल्दी उठने का आदी नहीं था, तो ही वॉज नॉट यूज टू गेटिंग अप अर्ली। महेश धूम्रपान करने का आदी होगा, तो महेश वुड बी यूज टू स्मोकिंग। वह इस मौसम का आदी नहीं है, तो ही इज नॉट यूज टू दिस वेदर। अब देखिए एक और यूज, गेट के साथ टेंस के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं यूज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज। जैसे कि हम ठंडे पानी से नहाने के आदी हो गए, तो वी गॉट यूज टू वेदिंग विथ कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे वह जल्दी उठने का आदी हो गया, तो ही हैज गॉट यूज टू गेटिंग अप अर्ली। महेश धूम्रपान करने का आदी हो जाएगा, तो महेश विल गेट यूज टू स्मोकिंग। अब देखिए यूज टू की जगह पे आप एक्स्टम्ड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि वह इस मौसम का आदी नहीं है, तो ही इज नॉट एक्स्टम्ड टू दिस वेदर। या फिर क्या तुम चाय पीने के आदी थे, तो वर यू एक्स्टम्ड टू टेकिंग टी। अब देखिए यूज का एक और भी यूज है कि यूज का मतलब होता है क्या, उपयोग। जब हम नॉर्मल बोल रहे हैं कि आई यूज पेन फॉर राइटिंग, ठीक है, आई यूज मोबाइल फॉर कॉलिंग या वॉचिंग वीडियो, इस तरीके से। जैसे मैं मोबाइल का उपयोग करता हूं, तो आई यूज मोबाइल, या मैं मोबाइल का उपयोग करता हूं वीडियो देखने के लिए, तो आई यूज मोबाइल फॉर वॉचिंग वीडियोस। इस तरीके से भी हम क्या यूज कर सकते हैं यूज का। ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज क्या होता है, यूज का मतलब उपयोग करना, ठीक है। अब देखिए डेयर का यूज, डेयर का मतलब होता है साहस या हिम्मत। जब किसी व्यक्ति के अंदर किसी काम को करने का साहस है या हिम्मत है, तब हम प्रेजेंट टेंस में मॉडल के अकॉर्डिंग सिर्फ क्या बना सकते हैं, हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस ही बना सकते हैं। अगर हमें अफर्मेटिव बनाना है सेंटेंसेस डेयर से, तो हम उसको टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, वो हम आगे देखते हैं। जैसे मुझ में उसका अपमान करने का साहस नहीं है, तो आई डेयर नॉट इंसल्ट हिम। क्या आप में मेरी आलोचना करने का साहस है, तो डेयर यू क्रिटिसाइज मी। देखिए अब देखेंगे डेयर सेकंड फॉर्म पास्ट में क्या हो जाएगी, डेयर्ड। मतलब क्या किसी के व्यक्ति के अंदर कोई काम को करने का साहस था या हिम्मत थी, उसमें यहां आने का साहस नहीं था, तो सी डेयर्ड नॉट कम हियर। क्या उसमें तुम्हें पीटने का साहस था, तो डेयर्ड सी बीट यू। अब देखिए टेंस के अकॉर्डिंग इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव दोनों तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे डेयर या डेयर्स, ही सीट नेम सब्जेक्ट के साथ डेयर्स लगाएंगे, टू उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट। जैसे मुझ में उसे चुनौती देने का साहस है, तो आई डेयर टू चैलेंज हिम। उसमें उसे चांटा मारने का साहस है, तो ही डेयर्स टू स्लैप हर। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाएंगे डू डज, फिर डेयर टू उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट। उसमें उसे चांटा मारने की हिम्मत नहीं है, तो ही डज नॉट डेयर टू स्लैप हर। उनमें मेरा विरोध करने का साहस नहीं है, तो दे डू नॉट डेयर टू अपोज मी। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव, डू डज को पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर डेयर टू उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या आप में और पैसे उधार देने का साहस है, तो डू यू डेयर टू लेंड मोर मनी। क्या उसमें यहां आने का साहस है, तो डज सी डेयर टू कम हेयर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू टेंस, पास्ट टेंस में भी डेयर की सेकंड फॉर्म क्या यूज होगी, डेयर। जैसे भारत में पाकिस्तान पर आक्रमण करने का साहस था, तो इंडिया डेयर टू अटैक पाकिस्तान। उसमें पैसे मांगने का साहस नहीं था,
तो ही डिड नॉट डेयर टू आस्क फॉर मनी। अब यहाँ डिड लग गया तो यहाँ पे डेयर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या उसमें यह कहने का साहस था, तो डिड ही डेयर टू से दैट। अब देखिए डेयर का यूज ओनली चुनौती देने के लिए भी यूज होता है, जैसे सब्जेक्ट लगाएंगे डेयर है डेयर्स, फिर ऑब्जेक्टिव केस में एक और सब्जेक्ट आएगा जिसको हम चुनौती दे रहे हैं वो, फिर टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि वह आपको चुनाव लड़ने की चुनौती देता है, तो ही डेयर्स यू टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन। वह मुझे नदी के उस पार तैरने की चुनौती नहीं देता है, तो ही डज नॉट डेयर मी टू स्विम अक्रॉस द रिवर। मैंने उसे कूदने की चुनौती दी, तो आई डेयर्ड हिम टू जंप। हम उसे लड़ने की चुनौती देते हैं, तो वी डेयर हिम टू फाइट। रावण ने राम को परास्त करने की चुनौती दी थी, तो रावण डेयर्ड राम टू डिफीट। इस तरीके से आज हमने देखे सारे के सारे मॉडल्स। आई होप कि आपको सारे मॉडल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।